हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th डॉक्टर मनोहर रे की एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चन नंबर 12 और 13 को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12, के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। और जो समीकरण हमारे दोनों हैं वो पहला है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y इक्वल टू 2k प्लस 1। अब कह रहा है के किस वैल्यू के लिए इन समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है, यानी के की वैल्यू क्या हो जिससे इन दोनों समीकरणों का कोई सलूशन ना हो। तो आपको पहले इस बात का ध्यान रखना होगा कि ऐसी कौन सी शर्त है जो बताती है कि रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। तो अगर मान लिया जाए हमारा जो फर्स्ट रैखिक समीकरण है वो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 तथा सेकेंड वाला जो हमारा रैखिक समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो अगर हमारे फर्स्ट जो एक चर वाला रैखिक दो चर वाला रैखिक समीकरण है ये है और सेकेंड वाला दो चर वाला रैखिक समीकरण ये है, तो अगर a1 अपान a2 की वैल्यू b1 अपान b2 की वैल्यू के इक्वल है एंड नॉट इक्वल c1 अपान c2 है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे इस रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो k की वैल्यू क्या हो जिससे इस रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल ना हो। तो कैसे हम k की वैल्यू को निकालेंगे? तो स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन गिवन है उसमें जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है 3x प्लस वाई इक्वल टू 1। ये हमारा है इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन फर्स्ट को अगर मैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से कंपेयर करूँगा तो हमारा जो a1 की वैल्यू है वो 3 आ जाएगी और b1 की वैल्यू y का कोफिशिएंट जो कि कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिखेंगे और c1 की वैल्यू लिखेंगे तो ये जो 1 है इधर आएगा तो वो माइनस में आएगा, तो जो हमारा c1 की वैल्यू है वो -1 आया। इसी तरह से जो सेकेंड वाला इक्वेशन है 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y इक्वल टू 2k प्लस 1, यहाँ पर जो सेकेंड इक्वेशन है इस सेकेंड इक्वेशन को a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ से a2 की वैल्यू 2k माइनस 1 और b2 की वैल्यू k माइनस 1 और c2 की वैल्यू माइनस 2k प्लस 1 मिलेगा। अब हमें k की वैल्यू को प्राप्त करने के लिए a1 अपान a2 के वैल्यू को b1 अपान b2 की वैल्यू के इक्वल में रखना पड़ेगा। तो a1 अपान a2 की वैल्यू क्या है? a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू 2k माइनस 1 इक्वल टू b1 अपान b2, b1 की वैल्यू 1 और b2 की वैल्यू k माइनस 1। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, इसी इक्वेशन को हम सॉल्व करके k की वैल्यू दे सकते हैं। तो स्टूडेंट क्या होगा, यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें जिससे ये अपान जो है ये खत्म हो जाएगा। तो 3 ये k माइनस 1 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2k माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा इंटू 1। तो 3 से इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k माइनस 1 3k माइनस 3 हो जाएगा। उसके बाद में 2k माइनस 1। अब k की वैल्यू निकालनी है इसलिए k वाले टर्म को एक साइड में ले लेंगे LHS में। तो 3k
-2k इक्वल टू -1 और ये 3 इधर आएगा तो हो जाएगा +3। तो 3k में से 2k माइनस करेंगे, 3k में से 2k माइनस हुआ 1k इक्वल टू 3 में से 1 माइनस होगा 2। तो k इज इक्वल टू क्या आ गया 2। इसका मतलब क्या हुआ कि k इज इक्वल टू 2, यानी कि k के मान 2 पर इन दोनों रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसके पहले जो आपने क्वेश्चन नंबर 12 किया उसमें पूछा था कि के किन मानों के लिए इस रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा, ए और बी के किन मानों के लिए इन रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो जिस तरह से आप पिछले क्वेश्चन में पढ़े कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, तब उस रैखिक समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होते हैं। लेकिन अब इसमें क्या पूछा है, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो इसकी कंडीशन क्या है आपको ये भी जानना है। तो अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं, इसकी कंडीशन क्या है। इसकी कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यानी कि जो तीनों संबंध है क्या ये बराबर होते हैं, तब इस प्रकार के समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में दोनों समीकरण को समीकरण के मानक रूपों से तुलना करके a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू निकाली थी, सेम वैसे ही यहाँ पर भी करना है। तो पहले आओ हम लोग लिखते हैं कि हमारा जो a1 है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो a1 की जो वैल्यू है 2 हो जाएगा, b1 की जो वैल्यू है 3 हो जाएगा, c1 की वैल्यू -7 हो जाएगा, a2 की वैल्यू a-b और b2 की वैल्यू a+b और c2 की वैल्यू माइनस में आ जाएगा 3a + b - 2। अब क्या करेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए क्या होता है कंडीशन, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। सारे वैल्यू को रखो, a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू a-b, b1 की वैल्यू 3 है, b2 की वैल्यू a+b, c1 की वैल्यू -7 है और c2 की वैल्यू -3a + b - 2। अब क्या करेंगे, ये आपका a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, a1/a2 को c1/c2 के इक्वल में रखेंगे, वहाँ से हमारा एक इक्वेशन बनेगा। उसके बाद में b1/b2 को c1/c2 के इक्वल रखेंगे, वहाँ से हमारा दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। फिर उन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वहाँ से हमें a और b की वैल्यू मिल जाएगी और वो a और b की ऐसी वैल्यू होगी जिससे इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो आइए देखते हैं कैसे वो दोनों इक्वेशन बनता है। तो यहाँ पर हम पहले a1/a2 की वैल्यू 2/a-b लिखें इक्वल टू -7 अपॉन, ये लिखा जाएगा लेकिन ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा इसलिए माइनस में नहीं लिख रहा हूँ, 7/3a + b - 2 लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर भी आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 2 से इसमें और 7 से इसमें, तो 7 का मल्टीप्लाई a में तो 7a,
7 का मल्टीप्लाई बी में तो 7b, और 2 का मल्टीप्लाई 3 में तो 6a, और 2 का मल्टीप्लाई बी में तो 2b, और 2 का मल्टीप्लाई 2 में तो ये हो गया 4। अब क्या है, इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण के मानक रूप में हम लोग लिख लें, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो क्या होगा, ये 6a और 2b इधर आ जाएगा, तो 6a जब इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, 2a जब इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो 7 में से 6a घटेगा तो हो जाएगा a, और 7b और ये 2b इधर आएगा माइनस में होगा, तो ये भी माइनस में है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 और 2 9b इक्वल टू -4। ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करना है, अब हमें इक्वेशन सेकंड बनाना है। तो इक्वेशन सेकंड बनाने के लिए b1/b2 की वैल्यू को c1/c2 के इक्वल रखना पड़ेगा। तो b1/b2 की वैल्यू है 3/a + b, और c1/c2 की वैल्यू है 7/3a + b - 2। यहाँ पर भी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे इस तरह से, यहाँ से भी हमारा एक इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा 3 3 जा 9a, 3 का मल्टीप्लाई b में प्लस 3b, 3 का मल्टीप्लाई 2 में 3 2 जा 6, 7 का मल्टीप्लाई a में 7a, 7 का मल्टीप्लाई b में प्लस 7b। अब उसके बाद में 7a 7b को इधर ले आओगे तो दोनों माइनस में हो जाएगा, तो 9a और -7a घट करके 2a हो गया, और 3b और ये 7b इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, एक प्लस रहेगा एक माइनस हो जाएगा, तो 7b में से 3b माइनस होगा तो हो जाएगा -4b, और ये जो 6 है इसको राइट साइड भेज देंगे प्लस में हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मिल गया है। इन्हीं दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करके a और b की वैल्यू को निकालना है। तो यहाँ पर है 2a - 4b और a - 9b। तो इसमें a और b वाले जो टर्म हैं दोनों इक्वेशन में देखा गया तो कोई भी इक्वल नहीं है। तो क्या होगा, जैसे इक्वल होता है तो प्लस करने पर या माइनस करने पर एक टर्म कट जाता है, एक टर्म बच जाता है। तो जो टर्म बचता है, मान लो b वाला टर्म बच गया तो b की वैल्यू मिल जाती है, a वाला टर्म बच गया तो a की वैल्यू मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर कोई टर्म कटने वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, या इक्वेशन फर्स्ट में या फिर इक्वेशन सेकंड में किसी एक नंबर से इस प्रकार मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि चाहे हमारा a वाला टर्म या हमारा b वाला टर्म कोई एक टर्म इक्वल हो जाएगा। तो देखते हैं कि किसमें मल्टीप्लाई करने वाला। हमने देखा कि इसमें 2a है और इसमें हमारा a है। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर भी 2a हो जाएगा, और वहाँ पर भी 2a है, तो हमारा एक टर्म इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद में उसको इक्वेशन 2 से माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद में माइनस कर देंगे समीकरण 1 को। तो इक्वेशन फर्स्ट में यानी कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2a, 9 में मल्टीप्लाई होगा -18 हो जाएगा b, इक्वल टू -4 में होगा तो हो जाएगा -8। उसके बाद में जो इक्वेशन सेकंड है उसको वैसे ही इसके नीचे लिख लिया जाएगा। तो 2a - 4b इक्वल टू 6। अब हम माइनस करने जा रहे हैं तो माइनस में नीचे वाले टर्म का साइन चेंज होता है। तो ये 2a प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, 4b माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, 6 प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। अब इस नीचे वाले टर्म के साइन से हमें कोई मतलब नहीं है। अब ये साइन लिया जाएगा और ये ऊपर वाले का, तो ये प्लस है ये माइनस है, दोनों सेम है तो कट जाएगा। ये माइनस है ये प्लस है तो घट जाएगा, 18 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 14b, और ये माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, तो 8 और 6 क्या आ जाएगा -14। तो b की वैल्यू जो है -14 अपॉन +14, तो ये हो जाएगा -1। अब देखो यहाँ पर हमें b की वैल्यू मिल गई है। अब b की वैल्यू
हम चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रखें चाहे इक्वेशन सेकंड में रखें, हमें वहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी। 1 में b की वैल्यू 1 रखते हैं, तो इक्वेशन जो हमारा फर्स्ट है वो क्या है, ये है a माइनस 9b इक्वल टू -4। इसमें हमें b की वैल्यू रखनी है, तो a वैसे लिख देंगे, -9b है, b के जगह पर क्या रखना है -1, फिर उसके बाद में इक्वल टू -4, तो a -9 -1 का मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया +9 इक्वल टू -4, a इक्वल टू -4 -9, तो a इक्वल टू -13। तो जो a और b की वैल्यू हमें मिल गई, a की है -13, b की है -1। उसने कहा था a और b के किन मानों के लिए, तो a और b के इन मानों के लिए दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगले वीडियो में इसके अगले एक्सरसाइज का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।